डॉक्टर विवेक शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने अभी तक के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा और आपने देखा कि कई सारे कारक इसमें सम्मिलित होते हैं इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए, और ये किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाते हैं इस प्रोसेस के ऊपर, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर्स के बारे में पढ़ने से पूर्व हम ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व ये माना जाता रहा, वैज्ञानिक ये मानते थे कि कोई भी जो प्रक्रिया है वो संपादित हो रही है या चल रही है तो उसमें कई सारे फैक्टर्स मिलके कार्य करते हैं। और जब वो प्रक्रिया, या अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जब फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट होती है तो उस पॉइंट को हम मिनिमम पॉइंट कहते हैं। और ये जो है, जब ये अपने मैक्सिमम पे आ जाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण अपनी मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाता है, तो उसे हम ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं, और यानी अनुकूलतम बिंदु कहते हैं। और जब ये अपने जब बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है तो उसे हम मैक्सिमम या अधिकतम बिंदु कहते हैं। तो ये तीनों जो बिंदु हैं इनको कार्डिनल पॉइंट्स कहा गया। इसके बाद लीबिग ने 1883 के अंदर लॉ ऑफ मिनिमम यानी न्यूनता का नियम प्रतिपादित किया, एडवोकेट किया, और उन्होंने ये बताया कि द रेट ऑफ एनी प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर, यानी किसी भी जो क्रिया की जो दर है वो अवरोधित हो जाती है, रुक जाती है स्लोएस्ट फैक्टर, जो बिल्कुल स्लो चल रहा है कारक, उसकी गति के द्वारा। और इसको बाद में ब्लैकमैन्स ने ब्लैकमैन ने लिमिटिंग फैक्टर यानी सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया। एफ ब्लैकमैन 1905 के अंदर उन्होंने कहा कि व्हेन अ प्रोसेस इज कंडीशन as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of the process is limited by the pace of the slowest factor। यानी जब किसी क्रिया पर कई कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस क्रिया की दर न्यूनतम मात्रा में उपस्थित कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को मैंने समझाने, यहाँ इस चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। इसमें ये माना है कि अगर एक लीफ जो है वो एक निश्चित प्रकाश तीव्रता के लिए एक्सपोज होती है, सर्टेन लाइट इंटेंसिटी के लिए एक्सपोज होती है, तो वो पर आवर यानी एक घंटे के अंदर 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की क्षमता रखती है। अब अगर इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन किया जाता है और यहां पर एक निश्चित इंटेंसिटी की लाइट दी जाती है और CO2 की अगर कंसंट्रेशन हम 5 मिलीग्राम की अपेक्षा 1 मिलीग्राम देते हैं तो ये जो CO2 फिक्सेशन है या फोटोसिंथेसिस की रेट है वो हमें नहीं मिल पाएगी और ये प्रोसेस जो है रुक जाएगी, अवरोधित हो जाएगी। अब अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम तक बढ़ा देते हैं तो ये जाकर के बी और सी की जो लाइन है यहाँ पर जाकर के लो लाइट इंटेंसिटी पे जाकर के ये हमें फोटोसिंथेसिस की रेट मिल जाएगी। अब अगर हम इसको CO2 की कंसंट्रेशन को फर्दर बढ़ाते हैं तो हमें फोटोसिंथेसिस की रेट में कोई इजाफा नहीं होता है जब तक कि हम लाइट इंटेंसिटी को और नहीं बढ़ाते, लाइट की जो तीव्रता है उसको नहीं बढ़ाते। और जब हम लाइट की तीव्रता को B से लेकर D तक बढ़ा देते हैं और मीडियम लाइट तक पहुंचा देते हैं तो ये
फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है और ये डी से ई के में आकर के जो लाइन है यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है और वापस यहाँ पर जो है लाइट वो एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है, भले CO2 की मात्रा बढ़ाती जाए उस स्थिति में भी ये फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ेगी। फिर अगर हम लाइट इंटेंसिटी को और बढ़ाते हैं और हायर लाइट इंटेंसिटी पे ले जाते हैं तो ये वापस फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाती है और एफ और जी पे आकर ये कांस्टेंट हो जाती है। तो इससे एक धारणा ये निकली कि जो फोटोसिंथेसिस है वो उसकी जो रेट है, दर है, वो खाली एक फैक्टर के बढ़ाने से नहीं बढ़ती क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं और इसके CO2 के अलावा, लाइट के अलावा दूसरे जो फैक्टर्स हैं राइट इसको फोटोसिंथेसिस की दर को बढ़ाने के लिए, वो तापक्रम है, टेम्परेचर है, वाटर है और ये कई फैक्टर्स हैं और इनमें अगर एक भी फैक्टर की अगर जो रेट है वो कम हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ब्लैकमैन लॉ ऑफ जो लिमिटिंग फैक्टर है ये किसी भी कार्य की क्रिया पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर एक से अधिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इसके बाद जेम्स हार्डर और हॉवर ने 1918 और 1933 के अंदर इस ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ब्लैकमैन ने बताया कि एक शार्प एक चेंज आता है इसमें अगर रेट हम किसी भी फैक्टर की बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस की रेट धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे डॉटेड लाइन से दिखाई जा रहा है यहाँ पे, उस हिसाब से बढ़ती है। किसी भी फैक्टर के बढ़ाने से एकदम से उस फोटोसिंथेसिस की रेट में इजाफा नहीं होता क्योंकि उनका यह मानना था कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो सब उन सारे क्लोरोप्लास्ट को एक सी एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिल पाती है क्योंकि कुछ अगर हम प्लांट्स में ही लें तो या प्लांट्स में लें तो पौधों में नीचे की जो लीफ है क्राउन कवर की, उनमें ऊपर की अपेक्षा जो टॉप पे हैं उनकी अपेक्षा सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं, लाइट इंटेंसिटी कम पहुंचती है। ऐसे ही जो आइसोबैलेटरल लीव्स हैं उसमें स्टोमेटा नीचे होते हैं तो CO2 की कंसंट्रेशन नीचे ज्यादा होती है। इस तरह से और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो कई लीव्स के अंदर कुछ ऊपरी सतह पे होते हैं और कुछ अंदर गहरी सतह पे होते हैं तो उनमें CO2 एक ही समान रूप में नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए जब किसी के लिए लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो रहा है तो हो सकता है कि दूसरे क्लोरोप्लास्ट के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो। इसी प्रकार से CO2 के बारे में हम बात करें तो किसी क्लोरोप्लास्ट के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर है तो किसी के लिए वो नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक शार्प इसमें चेंज बताया गया है वो इस तरह का शार्प चेंज नहीं आता, वो धीरे धीरे फैक्टर्स में बढ़ाने से धीरे धीरे उसकी प्रोसेस में अंतर दिखाई देता है। अब ये देखा जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होती है। इनको हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाह्य कारक और दूसरा इंटरनल फैक्टर्स यानी आंतरिक कारक। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यानी बाह्य कारक हैं उनमें लाइट यानी प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर यानी तापक्रम, वाटर जल, ऑक्सीजन, ये मुख्य रूप से आते हैं। और इंटरनल फैक्टर के अंदर होता है लीफ एनाटॉमी यानी पर्ण की आंतरिक संरचना, क्लोरोफिल कंटेंट यानी पर्ण हरित अंश और प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स और देन एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का एकत्रण। ये सभी मिलकर के इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हम उनको धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला प्रकाश जो है वो एक मुख्य कारक है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे लाइट एनर्जी को यानी प्रकाशीय ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और लगभग 80% जो लाइट एब्जॉर्ब होती है
और ये जो रेस्ट है, जो ऊपर सूर्य की जो प्रकाश आ रहा है उसमें से 80% एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का बचा हुआ 10% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और 10% ट्रांसमिटेड हो जाता है। और ये जो एब्जॉर्ब लाइट है इसमें से 0.5 to 3% ही प्रकाश संश्लेषण में यूज हो पाता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका प्रयुक्त हो पाता है, यूज हो पाता है। और जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट जो है, सूरज का प्रकाश, वो ही मुख्य स्रोत है। परंतु कई मेराइन एल्गी के अंदर, जो समुद्री शैवाल हैं, उनके अंदर मूनलाइट, जो चंद्रमा का प्रकाश है, वो भी प्रकाश संश्लेषण के लिए इफेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल लाइट है, यानी जो एक कृत्रिम प्रकाश है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइट की बात करें हम, ये भी, इससे भी ग्रीन प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, परंतु ये लाइट जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होना चाहिए, यानी 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक का होना चाहिए, तब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। लाइट जो है वो निम्न कारकों से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। पहला है लाइट क्वालिटी, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या है। प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पौधों में मुख्य रूप से विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स पे होता है, दृश्य प्रकाश में ही हो पाता है। और ये जो मैक्सिमम है ये रेड लाइट में होता है, लाल प्रकाश जो 700 नैनोमीटर का है वहां होता है। जो सेकंड उसके बाद होता है वो ब्लू लाइट में होता है, और ग्रीन लाइट में ये मिनिमम या नगण्य के बहुत कम होता है, या 550 नैनोमीटर पे। और ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये व्हाइट लाइट में, जैसे डे लाइट के अंदर ज्यादा होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट की तुलना में। मोनोक्रोमेटिक यानी जिस लाइट में पर्टिकुलर वेवलेंथ या कलर की लाइट दी जाती है उसकी तुलना में ये जो व्हाइट लाइट है, जो कि डे लाइट है, इसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है लाइट इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश जो है वो लीफ पे गिर रहा है, जैसा अभी मैंने पूर्व में बताया कि 80% ये एब्जॉर्ब हो जाता है, 10% रिफ्लेक्टेड हो जाता है, 10% ट्रांसमिटेड हो जाता है। और लाइट को अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली 100 फुट कैंडल से लेकर के 3000 फुट कैंडल तक, तो अगर दूसरे फैक्टर्स फेवरेबल रहते हैं, अनुकूल रहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस रेट यानी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ती जाती है। और यूजुअली जो ज्यादातर अधिकांशतः देखा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो इंटेंस लाइट में यानी तीव्र प्रकाश में अधिक होती है डिफ्यूज प्रकाश लाइट की अपेक्षा। परंतु कुछ पौधों में जो है कम इंटेंस लाइट यानी कम तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, और ये शेडी प्लेसेस में यानी छायादार जगह में उगना पसंद करते हैं। इनको सीजोफाइट्स या छाया रागी कहते हैं। और इसके विपरीत अगर देखें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, पौधे होते हैं जिनको की इंटेंस लाइट की आवश्यकता होती है, और ये सनी प्लेसेस यानी जो सूर्य की प्रकाश में हैं उनमें उगना पसंद करते हैं, और दे आर हेलियोफाइट्स, उनको हेलियोफाइट्स कहते हैं, सूर्य रागी कहते हैं। और ये जो है इनमें अगर हम बात करें तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट की, यानी प्रकाश संतुलन बिंदु या संतुलन बिंदु, यानी प्रकाश की निश्चित तीव्रता पर जो CO2 रिलीज हो रही है श्वसन के दौरान, वो अगर CO2 एब्जॉर्ब हो रही है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, अवशोषित हो रही है, उसकी अगर दोनों की दर बराबर है तो उसे हम लाइट कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। और लाइट कंपनसेशन पॉइंट सीजोफाइट्स का, यानी छाया जो रागी हैं उनकी लाइट कंपनसेशन पॉइंट्स हेलियोफाइट से कम होता है, सूर्य रागी की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसीलिए उनमें रेस्पिरेशन रेट कम पाई जाती है, प्रकाश श्वसन की दर जो है वो कम पाई जाती है। और इसी जो एक्सट्रीम इंटेंस लाइट है यानी तीव्र प्रकाश जो है वो उसका डायरेक्ट इनहिबिटरी इफेक्ट है प्रकाश संश्लेषण पर, यानी सीधा अवरोधित प्रभाव है प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। और ये जो फिनोमेना है इसको सोलराइजेशन कहते हैं। और ये सोलराइजेशन के दौरान फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, इसमें
इस सोलराइजेशन के दौरान जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं यानी कोशिका के जो घटक हैं उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है हरित लवक समेत, यानी क्लोरोप्लास्ट में से लेकर के दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा जो फैक्टर्स है हाई लाइट इंटेंसिटी का, एक्सट्रीम लाइट इंटेंसिटी का, वो है यहाँ पर जब इंटेंस लाइट होती है तो दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में काम करने लग जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, ये सब लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो चेक हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की अवधि। अगर ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट यानी अगर लाइट के हम संक्षिप्त फ्लैशेस दें तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त होते हैं। However, the rate of photosynthesis is greater in intermittent light than in continuous light. ये देखा गया है कि जो अवरोधित या सविराम प्रकाश दिया जाता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर उसमें अधिक होती है बनिस्बत निरंतर प्रकाश दिए जाने पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूस लाइट जो कि निरंतर प्रकाश है उसमें एसिमेट्री पावर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एकत्रण हो जाता है। एसिमेट्री पावर आप जानते हैं एटीपी प्लस NADPH2, इसका एकत्रण हो जाता है और ये डार्क रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं हो पाती, और क्योंकि उतनी कंज्यूम नहीं हो पाती जितनी कि वो लाइट रिएक्शन में उत्पन्न हो रही है। और इसीलिए हम देखें कि जब लो लाइट इंटेंसिटी है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, रंध्र या तो बंद हो जाएंगे या बहुत कम खुले होंगे, लेस ओपन होंगे। और इसी तरह से जो CO2 एंट्री इनसाइड द लीफ चेक, जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ के अंदर जा रही है वो रुक जाएगी, अवरोधित हो जाएगी, जिसकी वजह से लेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हाई इंटेंसिटी जब अगर लाइट की है, प्रकाश की है, तीव्रता अधिक है तो डेसिकेशन ऑफ लीफ अकर्स यानी पत्ती का के अंदर डेसिकेशन हो जाता है, सूख जाती हैं और ये जो इससे भी प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। अब इसमें नेक्स्ट फैक्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण का लगभग 0.03% उपस्थित होती है वातावरण में, यानी 330 ppm तक होती है बाई वॉल्यूम। और इसमें अगर CO2 में की कंसंट्रेशन में, सांद्रता में अगर 1% इंक्रीज किया जाता है तो फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो बढ़ जाती है। परंतु हाई कंसंट्रेशन पे ये टॉक्सिक हो जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो क्योंकि स्टोमेटा इसमें जो गैस ये बंद हो जाएंगे तो गैसेस का आदान प्रदान रुक जाएगा और जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर ये CO2 लिमिटिंग फैक्टर के रूप में भी काम करती है। और जब अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये आप जानते हैं कि अगर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कंपनसेशन पॉइंट से कम हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एब्जॉर्ब एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रिलीज बाय रेस्पिरेशन, अगर ये बराबर हो जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, तापक्रम। डिफरेंट प्लांट्स की यानी विभिन्न पौधों की तापमान की जो तापक्रम की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। यानी कुछ पौधों में, अधिकांश पौधों में प्रकाश संश्लेषण फ्रीजिंग पॉइंट पे रुक जाता है, अवरोधित हो जाता है। परंतु ये देखा गया है कि कॉनिफर्स, कुछ कॉनिफर्स के अंदर इवन -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी प्रकाश संश्लेषण सुचारू रूप से चलता रहता है। इसी प्रकार से जो टेम्परेचर है वो 40 से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद प्रकाश संश्लेषण की दर को, फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड कर देता है, घटा देता है ज्यादातर पौधों के अंदर। परंतु ये देखा गया है कुछ जीरोफाइट्स के अंदर, मरुद्भिदी के अंदर, जैसे ओपेंशिया है,
नागफनी हैं, और कुछ जो हॉट स्प्रिंग में उगने वाली एल्गी हैं, जैसे उष्ण झरनों में रहने वाले जो शैवाल हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस इवन 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता रहता है सुचारू रूप से। और ये देखा गया है अधिकांश पौधों में कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एंजाइम्स जो हैं, विकर हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रकृति में टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस की अधिकतम दर निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि CO2 व लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करते हैं। यूजुअली an increase in temperature from 10 degree centigrade to about 30 degree centigrade brings about an increase in the rate of photosynthesis. ये देखा गया है कि अगर तापक्रम में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फोटोसिंथेसिस की दर वो उसमें एनहांसमेंट इजाफा होता है। एंड द Q10 फॉर फोटोसिंथेसिस इज 2। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर यानी जल। जल एक आवश्यक रो मटेरियल के रूप में कार्य करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और ये रेयरली ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। परंतु अगर जल की कमी हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। वाटर डेफिशिएंट कंडीशन के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलवेज डिक्रीजेस, हरदम कम हो जाती है। इसके पीछे जो कारण है, रीजन है, वो ये है कि जब पानी की कमी होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। सेकेंड, स्टॉपेज ऑफ CO2 एब्जॉर्प्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, अवशोषण कम हो जाएगा, क्योंकि जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, वो सूख जाती है, और उसके सूखने पर जो CO2 के लिए परमेबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल वाल के अंदर, वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है इसमें रिड्यूस इन द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। जो प्रकाश संश्लेषी विकर हैं, एंजाइम्स हैं, उनकी जो क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। और एट लो टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इंक्रीजेस, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस। जब शुगर की शर्करा की सांद्रता बढ़ जाएगी तो श्वसन दर बढ़ जाएगी, और फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो बढ़ने से कई पौधों के अंदर इसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम से घट जाती है। और ये जो फिनोमिना है, यानी ऑक्सीजन के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर का घटना, इस फिनोमिना को एक जर्मन जैव रासायनिक यानी बायोकेमिस्ट वारबर्ग ने 1920 के अंदर एल्गी क्लोरेला के अंदर इसको खोजा था, और इसीलिए इसको वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है। वारबर्ग के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में वृद्धि से फोटोसिंथेसिस की दर में कमी आने की मुख्य कारण है। पहला, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ने से रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, जिससे रेस्पिरेशन तथा फोटोसिंथेसिस के बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी मध्यवर्ती पदार्थों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ी तो रेस्पिरेशन नेचुरली बढ़ेगा, फोटो रेस्पिरेशन, और इससे जो उनके बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं उनके लिए दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। अधिक लाइट इंटेंसिटी व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होने पर क्लोरोप्लास्ट व अन्य कोशिकाओं का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर लाइट इंटेंसिटी भी अच्छी है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी अच्छी है तो क्लोरोप्लास्ट जो और दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उनमें उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो नष्ट हो जाएंगे। ऑर्गन बाउज ने 19 के अंदर, ऑर्गन ने और बाउज ने 1971 में वारबर्ग के प्रभाव को समझाते हुए बताया कि ऑक्सीजन का मुख्य क्रियास्थल RuBP कार्बोक्सिलेज यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज तथा ग्राही पदार्थ यानी इसका जो इसको ग्रहण करता है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, तथा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर
जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज जो है वो ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है और फलस्वरूप क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। देन नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर्स यानी आंतरिक कारक के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लीफ एनाटॉमी के बारे में, यानी पर्ण की आंतरिक संरचना के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो लीफ की आंतरिक संरचना से काफी प्रभावित होती है। जैसे इसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उसमें यह है कि थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल यानी उपचर्म की मोटाई, एपिडर्मिस अधिचर्म की मोटाई, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा संरचना और रंध्रों की संरचना और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ क्लोरोफिलस एंड नॉन क्लोरोफिलस मेसोफिल टिश्यूज, इसके अलावा स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, ये सभी मिलकर के फोटोसिंथेसिस की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसमें ये जो प्रभावित होती है वो इन कारकों से वो इस प्रकार से कि इन्फ्लुएंस ऑन द एंट्रेंस ऑफ द CO2, इन कारकों की वजह से जो CO2 का एंट्रेंस है मेसोफिल टिश्यूज के अंदर वो प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पेनिट्रेटिंग टू क्लोरोफिलस सेल्स, जो कि क्लोरोफिलस सेल्स हैं उसमें जो लाइट की तीव्रता है, इंटेंसिटी है और जो क्लोरोफिल सेल तक पहुंचने की वो प्रभावित होती है। देन मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ सच सेल्स, और इसी प्रकार से जो कोशिकाओं की स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो मेंटेन करने के लिए है वो प्रभावित होती है। देन ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्युबल शुगर्स आउट ऑफ दीज सेल्स थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज, यानी जो घुलित शर्करा है उसका ट्रांसलोकेशन यानी परागमन सेल के बाहर संवहनी ऊतकों के द्वारा, ये सब इससे प्रभावित होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है क्लोरोफिल कंटेंट यानी पर्णहरित अंश। ये एक आवश्यक फैक्टर है, कारक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि जो इटियोलेटेड लीव्स हैं या एक्लोरोफिलस प्लांट हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, और जो वेरिकेटेड लीफ हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस खाली उन्हीं पार्ट्स में होता है जो कि ग्रीन हैं। और कुछ खनिज तत्व जैसे कि कमी की वजह से, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फेरस आदि, जो लीव्स हैं वो वेरिकेटेड हो जाती हैं और इस फिनोमिना को क्लोरोसिस कहते हैं। ये विलस्टार एंड स्टॉल ने 1918 के अंदर एक टर्म यूज की, उसे कहते हैं एसिमेट्री नंबर, यानी प्रकाश संश्लेषी या सांगीकरण संख्या को यूज किया। ये इन्होंने इट इज यूज टू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है उसकी पर्णहरित की इंपॉर्टेंस, महत्वता को समझाने के लिए इन्होंने कहा, और उन्होंने ये बताया क्या होता है ये एसिमेट्री नंबर और फोटोसिंथेटिक नंबर। It is the amount of CO2 absorbed by 1 ग्राम of chlorophyll, यानी 1 ग्राम पर्णहरित द्वारा 1 घंटे में CO2 अवशोषण की मात्रा। इसको हम एसिमेट्री पावर या फोटोसिंथेटिक एसिमेशन नंबर या फोटोसिंथेटिक नंबर कहते हैं। ये देखा गया है कि ये जो एसिमिलेशन नंबर या फोटोसिंथेटिक नंबर ये घटता है एज के संग प्लांट्स की, और इसकी जो क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फोटोसिंथेटिक रेट, यानी जो क्लोरोफिल की या पर्णहरित की जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिलेटेड होती है प्रकाश संश्लेषण की दर से। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स के बारे में, यानी जीव द्रव्य कारक। A proper hydration of the protoplasm is essential for photosynthesis, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रोटोप्लाज्म का, जीव द्रव का पूर्ण तरह उसमें जल होना, हाइड्रेशन होना बहुत आवश्यक है।
हालांकि जो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल कंडीशन के अंदर, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु जो जो जीव द्रव्य है उसका हाइड्रेटेड होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का एकत्रण। अगर फोटोसिंथेसिस के जो एंड प्रोडक्ट है यानी कार्बोहाइड्रेट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ये अगर एकत्रित हो जाता है यानी इसका स्थानांतरण नहीं हो पाता, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में अब रुकावट आ जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अगर ये इसका ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो ये नेचुरली इसकी जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स ऑल।